सोचिए, दिल्ली का दिल और लाल किले के ठीक सामने एक जोरदार धमाका। पर यह सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक बहुत ही खतरनाक साजिश का समझिए पहला पन्ना था। तो चलिए आज इसी साजिश को परत दर परत खोलकर देखते हैं। चारों तरफ बस सायरन की आवाजें गूंज रही थीं। लोगों में दहशत थी, चीख पुकार मची हुई थी। और देखते ही देखते देश के हर टीवी चैनल पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, दिल्ली में कार ब्लास्ट। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये एक सिग्नल था, एक इशारा। ये उस खामोश नेटवर्क की पहली झलक थी जो हजारों किलो विस्फोटक के साथ, जरा सोचिए, दिल्ली एनसीआर की जमीन के नीचे सांस ले रहा था। तो आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या था? तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि यह हमला हुआ कहां, किसे निशाना बनाया गया और इसका असर वो कितना गहरा था। देखिए, आतंकवादी हमलों में ना जगह का चुनाव बहुत मायने रखता है। और यहां निशाना था लाल किला, भारत की शक्ति का प्रतीक, वही जगह जहां से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। तो संदेश बिल्कुल साफ था, कोई भी जगह अब सुरक्षित नहीं है। मकसद था पूरी दुनिया का ध्यान खींचना और यह बताना कि भारत की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगह भी अब उनके निशाने पर है। और इस हमले की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। 12 जानें चली गईं और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इन आंकड़ों के पीछे कई परिवारों की तबाह हुई दुनिया है। तो सवाल उठता है कि गोलियां क्यों नहीं, धमाका ही क्यों? देखिए, आतंकवाद का असली मकसद सिर्फ जान लेना नहीं होता, बल्कि खौफ फैलाना होता है। एक ऐसा डर पैदा करना धमाके में शरीर के हिस्से तक नहीं मिलते। और यही वो खौफ है, यही वो दहशत है जो वो पैदा करना चाहते थे। डर फैलाने का ये सबसे क्रूर, सबसे वहशी तरीका है। तो ये साजिश आखिर कितनी बड़ी थी और इसे अंजाम देने वाले कौन थे? चलिए अब देखते हैं कि हमारी एजेंसियों ने कैसे एक एक कड़ी को जोड़ते हुए इस पूरे खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश किया। ये सब शुरू हुआ जम्मू कश्मीर से। वहां जैश के कुछ पोस्टर मिले, जिसके बाद कुछ गिरफ्तारियां हुईं। उन्हीं से पूछताछ में एक सुराग मिला और उसके आधार पर सहारनपुर से डॉक्टर आदिल को पकड़ा गया। और फिर तो जैसे पड़ते खुलती चली गईं। फरीदाबाद में हजारों किलो विस्फोटक बरामद हुआ और आखिरकार धमाके वाले दिन इस साजिश के आखिरी मोहरे आतंकी उमर ने इसे अंजाम दे दिया। तो ये नेटवर्क था किसका? इसके तार सीधे पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और उसकी कश्मीरी विंग से जुड़े थे। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी पता है? इस सेल में शामिल लोग, डॉक्टर मुजीब, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन, ये सब पढ़े लिखे डॉक्टर थे। वो लोग जिनसे जान बचाने की उम्मीद की जाती है। और इन सबको ऑपरेट करने वाला इनका हैंडलर वो तुर्की में बैठा था। अब इस साजिश को और गहराई से समझने के लिए हमें उनके हथियार को समझना होगा। चलिए इस हमले में इस्तेमाल हुए विस्फोटक के जरा तकनीकी पहलुओं पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, मोटे तौर पर दुनिया में 2 तरह के विस्फोटक होते हैं। एक होते हैं हाई एक्सप्लोसिव, जैसे आरडीएक्स या टीएनटी। इनको धमाके के लिए एक डेटोनेटर की जरूरत होती है। लेकिन दूसरे होते हैं लो एक्सप्लोसिव, जैसे अमोनियम नाइट्रेट। इनको धमाके के लिए किसी दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन चाहिए होता है। ये असल में जलता है, लेकिन अगर इसे दबाव मिले तो ये जबरदस्त तरीके से फटता है। तो जांच के दौरान इस आतंकी सेल से कितना विस्फोटक मिला होगा, अंदाजा लगाइए। पूरे 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट। 3000 किलो! ये मात्रा ये बताने के लिए काफी है कि उनकी साजिश कितनी बड़ी और कितनी विनाशकारी थी। आतंकी उमर की गाड़ी में इसी में से 80 किलो अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था और इसे बहुत शातिर तरीके से गाड़ी की सीएनजी टंकी के साथ जोड़ा गया था। प्लान यह था कि जब अमोनियम नाइट्रेट में धमाका हो तो उससे सीएनजी टैंक भी उड़ जाए। इससे एक डबल ब्लास्ट जैसा असर पैदा हुआ और तबाही वो कई गुना बढ़ गई। तो ये हमला सिर्फ एक घटना नहीं थी, नहीं, ये आतंकवाद की एक नई और शायद पहले से ज्यादा खतरनाक रणनीति की तरफ इशारा करता है। चलिए अब इसे समझते हैं। आतंकवाद ने अपना तरीका, अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी है। अब वो सिर्फ गुमराह और अनपढ़ नौजवानों को नहीं, बल्कि समाज के सबसे इज्जतदार, पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स को अपना निशाना बना रहे हैं। जरा सोचिए, एक डॉक्टर, वो कानूनी तौर पर अमोनियम नाइट्रेट जैसे केमिकल खरीद सकता है। वो समाज में आसानी से घुल मिल जाता है, जिससे उस पर कोई शक भी नहीं करता। ये लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ये सब होता कैसे है? पाकिस्तान की आईएसआई जैसी खुफिया एजेंसियां वो सोशल मीडिया पर देश विरोधी कमेंट्स करने वालों पर महीनों, कभी कभी तो सालों तक नजर रखती हैं। उनके डिजिटल फुटप्रिंट को खंगालती हैं
और जब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि कोई व्यक्ति उनके काम आ सकता है, बस तभी वो उससे संपर्क करती हैं और धीरे धीरे उसे अपने जाल में फंसा लेती हैं। और इसी के साथ एक और खतरनाक रणनीति सामने आई, और वो थी महिला ब्रिगेड का गठन। मसूद अजहर की बहन शाहिदा अजहर ऑनलाइन क्लास के जरिए महिलाओं को आतंक के रास्ते पर ला रही थीं, और भारत में इसकी कमान सौंपी जानी थी डॉक्टर शाहीन को। वही डॉक्टर शाहीन जिसके पास से एक AK-47 राइफल मिली। हथियार का मिलना ये साफ साफ बताता है कि उसे सिर्फ बातें नहीं सिखाई गई थीं, बल्कि हथियार चलाने की बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई थी। तो इस इतने बड़े हमले के बाद देश की प्रतिक्रिया क्या थी? चलिए अब आखिर में इस घटना पर आए आधिकारिक बयान और इससे मिलने वाले संदेश पर एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया और उसमें एक बात बहुत अहम थी जिस पर सबने गौर किया। उन्होंने कहा कि हमारी एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाएंगी। पहली बार हमारी एजेंसियां शब्द का इस्तेमाल हुआ था। ये एक इशारा था, एक संकेत था कि अब इस लड़ाई को एक नए और खुफिया तरीके से लड़ा जाएगा। ये पूरा मामला एक कड़वी सच्चाई हमारे सामने रखता है कि दुश्मन अब सरहदों पर नहीं बल्कि हमारे बीच ही छिपा हो सकता है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि छिपे हुए खतरों और स्लीपर सेल के इस नए दौर में एक नागरिक के तौर पर हमारी अपनी जागरूकता और सतर्कता की क्या भूमिका है।